गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट उदित के सर के स्पेशल सेशन में। और अभी जो हमारा सेशन है, हम इसमें जो नावल मैराथन चल रहा था हमारा, उसका सबसे लास्ट नावल है। ये बीच में छूट गया था, तो इसको अब हम करने वाले हैं। नावल का नाम है द मेयर ऑफ द कस्टर ब्रिज। अगर इस नावल को देखें तो ये नावल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नावल है। और इस नावल से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कई मायनों में है, क्योंकि थॉमस हार्डी साहब अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। साथ ही साथ थॉमस हार्डी साहब के जीवन से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीजें हैं अगर लिटरेचर की बात करें, वर्क की बात करें, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है थॉमस हार्डी से रिलेटेड, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्या है? रीजनल नावल। थॉमस हार्डी जी किस प्रकार के नावल के लिए प्रसिद्ध है? रीजनल नावल्स लिखते हैं। और अगर इनके नावल्स की बात करें तो जो सेटिंग होती है वो वेसेक्स बोलते हैं, ये वेसेक्स है, और इसीलिए इनके नावल्स को हम वेसेक्स नावल बोलते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं। थॉमस हार्डी जो है, एक अगर इनके आउटलुक को देखें तो आउटलुक को लेके भी बहुत ज्यादा विवाद चलता है कि थॉमस हार्डी साहब क्या, इनका एटीट्यूड क्या है। आप इनके एटीट्यूड को पॉजिटिव बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे, कि क्या बोलेंगे? अगर आप इनके एटीट्यूड को देखें तो कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, यानी पेसिमिस्टिक। आप इनके जितने भी नावल्स को देखते हैं तो आपको ज्यादातर नावल में एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाई पड़ता है। मतलब जीवन को हर समय जो भाग्य है वो गलत दिशा में होता हुआ दिखाई पड़ता हुआ है। चाहे आप इनको देख लें, मेयर ऑफ द कैस्टर बीच देखें, यहाँ भी भाग्य कई बार अच्छी चीजें आती हैं, लेकिन फाइनली जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको जो है डिप्रेशन का सामना, निगेटिव चीजों का सामना, पेसिमिस्टिक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाद में फिर पेसिमिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं एक बीच का रास्ता, कि इनको आप पूरी तरह से पेसिमिस्टिक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जीवन से रिलेटेड जो सच्चाई है वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या बात है, नावल में तो पूरी तरह से निगेटिव चीजें ही दिख रही हैं। हालांकि बीच का एक मामला कई बार बोला जाता है कि अगर आप इनको पूरी तरह से निगेटिव ना कहें तो एक मिलियोरिस्ट आप कह सकते हैं। मिलियोरिस्ट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। फिलहाल अभी आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप अभी फिलहाल पेसिमिस्टिक ही मारेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनके जो भी नावल्स में आप देख रहे हैं उसमें एंड जो है हमेशा पेसिमिज्म पे हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पेसिमिज्म इनके नावल्स पे इस कदर हावी था कि एक ऐसा समय आता है कि इन्होंने नावल लिखना ही बंद कर दिया। मतलब जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी चीज से समझौता कर लें, अगर ये चाहते तो नावल लिखने से समझौता कर सकते थे, ये अपना तरीका बदल देते, आउटलुक बदल देते, तब भी इनको लोग पसंद करते। लेकिन इन्होंने कहा कि नो, मैं अपने एटीट्यूड को बिल्कुल नहीं बदलूंगा। और यही वजह इन्होंने नावल लिखना छोड़ दिया, लेकिन अपने एटीट्यूड को नहीं बदला। अब आप लोगों से मेरा फिर क्वेश्चन है कि कौन सा नावल था जिसके बाद इन्होंने नावल लिखना बंद कर दिया? ये आप लोग को याद रखना है। इनका जो सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक नावल माना जाता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी, उस नावल का नाम है सबसे पहला, जहां पे इनकी आलोचना बहुत ज्यादा हुई थी, ज्यूड दाप्सकर। बिल्कुल सही है, विजयलक्ष्मी सोनम चंचल, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, इसके बाद इन्होंने नावल लिखना छोड़ दिया, इतनी आलोचना हुई, बैन कर दिया गया लोगों के द्वारा प्रिंटिंग में। लेकिन जो पहला नावल जिसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है, ठीक है, उस नावल का नाम था टेस। उस नावल का नाम है टेस। और इस नावल का एक सब टाइटल भी है। उसमें सब टाइटल में अब वर्चुअस वुमेन इसको ये बोलते हैं। टेस नाम की एक फीमेल है जो वर्चुअस कैसे होगी, क्योंकि उसको जो है आप देखते हैं कि स्टोरी में जो है चेस्ट बोला गया है, यस वर्चुअस बोला गया है, लेकिन एक लड़की जिसका रेप हो चुका है वो चेस्ट कैसे हो सकती है? इसी बात पे जो विक्टोरियन सोसाइटी है वो अड़ जाती है और इनको गलत बोलती, कहती है आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टेस हालांकि बहुत सीधी रहती, बहुत अच्छी रहती है। हाँ, बहुत अच्छा रुचि, जो एग्जैक्टली सब टाइटल है, दैट इज अ पुअर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, ये टाइटल है, सब टाइटल है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात से लोग नाराज रहते हैं और इस नावल की भी इनकी बहुत आलोचना होती है। चूंकि हमें बस इतना ही जानना है, चूंकि ये राइटर इतने महत्वपूर्ण है, इनसे रिलेटेड ये बात बतानी बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने बता दिया। अब आगे एक और महत्वपूर्ण चीज आप सभी को बताना चाहता हूं, जो आपके एग्जाम में शायद आ जाए, कि ये बताइए कि थॉमस हार्डी साहब नावल लिखने के अलावा या जब नावल लिखना छोड़ देते हैं तो क्या लिखना शुरू करते हैं? तो ध्यान रखिएगा,
ये पोइट्री लिखना शुरू करते हैं। और जहां इनका नावल 20th विक्टोरियन एज को दिखाता है, वहीं जब इनके पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री पूरी तरह से मॉडर्न एज को रिफ्लेक्ट करता है, 20th सेंचुरी को दिखाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक राइटर जो है एक साथ दो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकी जो नॉवेल्स हैं वो प्रेजेंट कर रही हैं विक्टोरियन एज को, और जो इनकी पोइट्री है वो प्रेजेंट कर रही है मॉडर्न एज को। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और आप सभी को बता दूं कि इन्होंने एक दो पोयम नहीं, लगभग 900 से ज्यादा पोयम लिखे थे, बहुत ढेर सारे पोयम्स लिखे थे, बहुत बड़े पोएट माने जाते थे। और लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है अपनी पोएट्री में। तो ये इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन था। फिर आपसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका प्रोफेशन क्या था, ये एग्जैक्टली क्या बनना चाहते थे, क्या प्रोफेशन था। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये आर्किटेक्ट थे, आप में से कोई बताएगा। इनके पिताजी एक स्टोन मैसन थे, बिल्डर थे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की थी, ये आर्किटेक्चर थे। बाद में इन्होंने अपने जीवन में छोड़ दिया था पढ़ाई, मतलब आर्किटेक्चर छोड़ के पूरी तरह से लिटरेचर में आ गए थे, लेकिन ये आर्किटेक्चर थे। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। दो दो शादियां इनकी हुई थी, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं था। इनके मेजर कंट्रीब्यूशन, जो मेजर वर्क है वो मैंने आप सभी को दे दिया। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ द कस्टविज, टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स, ड्यूट द ऑब्स्टिकल, डायनास्ट। डायनास्ट इनका एपिक ड्रामा है, ठीक है। तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट 1910 में मिलता है। और ग्रेटेस्ट ट्रेजिक नॉवेलिस्ट बोले जाते हैं विक्टोरियन ईरा के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं इनके नावल पे। उम्मीद है कि मैंने 3-4 मिनट जो भी चीजें बताई होगी बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे, इतना ही जरूरी था इनसे रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं। यस, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है, निश्चित तौर पे हाँ ये याद रखना है। हालांकि ये जब उसमें भी है, जब पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ कि एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की जो लाइन है उसी से इन्होंने फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है वो आपका वहां से मतलब लिया गया है उसकी लाइन से, और उससे ये नावल बना है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अब हम जल्दी से आ जाते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, इसका फुल टाइटल क्या है? द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ, एक्चुअली जो इनके जितने भी नावल्स थे ना, ये सब टाइटल देते थे, इनकी एक विशेषता थी। और सब टाइटल इनका बड़ा ही खतरनाक होता था। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये व्यक्ति मैन ऑफ कैरेक्टर कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति जो है शराब पी के, शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेच देता है, तो ये मैन ऑफ कैरेक्टर कैसे हो सकता है। तो इसीलिए इनके हर नावल के बाद बवाल होता था, हर नावल के बाद बवाल होता था कि लोग कहते थे इन्होंने टाइटल कैसे ऐसा रख दिया। लेकिन अगर जब आप डीपर लेवल पे समझते हैं, लाइफ को अच्छे से समझते हैं, तो आपको पोएट का जो राइटर है उसका आउटलुक समझ में आता है। नहीं, बिल्कुल सिंबॉलिक है और बहुत मतलब है। जब आप पूरी स्टोरी को देखते हैं, नहीं स्क्रीन मेरी तरफ से तो दिख रहा है, आप लोग दूसरे लोग बताएंगे। जब आप इस नावल को पढ़ते हैं, जब इसकी कहानी पढ़ते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे लगता है कि वो मैन ऑफ कैरेक्टर है। ये बताइए, अगर मैं शराबी हूँ, अगर मैं शराबी हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, मान लो जो मेरे मेरे से गलती हो गई, तो अगर मेरे अंदर थोड़ा भी बचा हुआ है मानवता, और अगर मैं वास्तव में मैन ऑफ कैरेक्टर हूँ, तो मैं डिसीजन कुछ बड़ा लूंगा, बड़ा डिसीजन जो मेरे जीवन को बदल देगा। बड़ा डिसीजन लेते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन लेते हैं कि मैं आज से शराब को अगले 21 सालों तक हाथ नहीं लगाऊंगा। बड़ा डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन ले सकता है? हम आप में से तो किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं है। हम आप में से कोई क्या इतने हिम्मत है कि हम 21 साल तक अपनी एक चीज जिसे हम पसंद करते हैं छोड़ दें, कि हम 21 साल तक इस चीज को नहीं करेंगे? निश्चित तौर पे ये मैन ऑफ कैरेक्टर हैं, और इसीलिए इस तरह के इतने बड़े बड़े डिसीजन ले पाते हैं, और उसी डिसीजन की वजह से जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, मेयर तक बन जाते हैं। ठीक है, एक हेयर ट्रेसर जो है एक मेयर बन गया। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये इनके मैन ऑफ कैरेक्टर होने की वजह से हो पा रहा है। लेकिन फिर वही बात है, जीवन में गड़बड़ियां, मनुष्य हैं, कमियां हैं, गड़बड़ियां होंगी। फिर बीच में क्या होता है? हम नहीं पीते। हाँ चंचल जी, ये तो बात है कि आप पीती नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपको पसंद है उसको छोड़ना है। भाई उनको शराब पीना पसंद था, उन्होंने शराब पीना छोड़ा। आपको जो पसंद है वो आप कोई ऐसी चीज है जो 21 सालों के लिए छोड़िए। हम्म। हाँ, तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो चलिए, मैं पीता हूँ। अच्छा, आज
आजकल के ड्रिंकर लोग एक दिन नहीं छोड़ते। हाँ, ये सही बात है। और दूसरी बात है, ड्रिंक छोड़ना तो बहुत खतरनाक बात है। हाँ, एक बार एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद है। हाँ, उसने कहा भाई आजकल की लड़कियां रील में तो रील बना रहे थे, तो एक लड़की ने रील में कहा कि बाबू तुम जो है मेरे लिए दारू पीना छोड़ दोगे, सिगरेट पीना छोड़ दोगे? तो बाबू क्या कहता, बाबू जवाब देता कि ये बताओ बाबू, जब तुम मेरे जिंदगी में आई थी उससे पहले से सिगरेट था मेरे पास, उससे पहले से मैं दारू पीता हूँ। तो ये बताओ अगर मैं जो है तुम्हारे लिए सिगरेट और दारू को छोड़ दूं तो ये मेरे करेक्टर मेरा गलत होगा ना, अन्याय हो जाएगा। तो ये तो गलत बात है ना, धोखा मैं नहीं दे सकता ना। तो ये भी बात है भाई। तो चलिए, तो अब जो है यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि पब्लिश हुआ था 1886 में। कलेक्शन जो है सीरियलाइज्ड इन द ग्राफिक, ग्राफिक मैगजीन में ये सीरियलाइज्ड हुआ था जनवरी से मई तक 1886 में। और बाद में जो है एक और है हार्पर्स वीकली, वहां भी ये सीरियलाइज्ड फॉर्म में आया था। सेटिंग अगर बात करें तो 19th सेंचुरी की इसकी सेटिंग है, 1840s के आसपास का टाइम है। बिफोर द रिपील ऑफ कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ जो है जब आया था उसके पहले का है ये। फिलहाल मतलब विक्टोरियन सोसाइटी, सबसे अगर कम शब्दों में जानना है तो विक्टोरियन सोसाइटी का जो टाइमिंग है उस समय का है। और अगर प्लेस की बात किया जाए तो कैस्टर ब्रिज, ये जो कैस्टर ब्रिज है ये क्या है, ये वास्तव में इंग्लैंड में एक ओरिजिनल प्लेस है जिसका नाम है डॉर्चेस्टर। तो डॉर्चेस्टर पे ही आधारित करके ये प्लेस बनाया गया है कैस्टर ब्रिज, और ये वेसेक्स रीजन में है। ठीक है, तो ये है। अगर देखें तो ये ट्रेजडी आप कह सकते हैं, ये एक तरह से रीजनल नावल है और ये विक्टोरियन नावल है। मैं आप लोग का माइक और वीडियो बंद कर दूं क्योंकि मैं देख रहा हूं बार बार आप लोग वीडियो आप लोग का आ जा रहा है जाने अनजाने में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और एंटा अगर प्रोटोगनिस्ट है तो आप जानते हैं माइकल हेंचर्ड है। एंटागोनिस्ट की बात करें तो डोनाल्ड फारफ्रे हैं। और ये जो है एंटागोनिस्ट इन द टर्म ऑफ राइवरली है, यस। और फेट और सरकमस्टेंसेज को भी आप एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं। अगर क्लाइमेक्स की बात करें, यस रिकॉर्डिंग हो रही है आनंद जी, अगर क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स इसमें क्या है, स्कीमिटी राइड। स्कीमिटी राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जो गलत काम करते हैं या मतलब समाज जिसको अच्छा नहीं मानता, स्पेशली व्यभिचार, अगर आपका किसी से लव अफेयर है, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आप लव अफेयर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, या फिर जो है आपने भाग करके शादी कर ली, मतलब इस तरह से कोई भी ऐसी चीज उनको पकड़ में आती है जो उनको लगता है सही नहीं है। विक्टोरियन सोसाइटी आप सभी को पता है बहुत ज्यादा मॉरल कोड एंड कंडक्ट पे आधारित थी। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है आपको आपका पुतला बनाया जाता है और उस पुतले के ऊपर काला रंग से जो है उसको मुंह को पोत दिया जाता है। और फिर उस पुतले को गड्ढे पे गड्ढे पे रख के, गधे पे डंकी पे रख कर, और फिर उसके बाद से उसको पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो बहुत भयानक बेइज्जती वाली चीज है ये। आप लोग को याद होगा बहुत पहले जो है, आप लोग इंडिया में कभी नहीं देखे हैं इसकी मिट्टी राइड? जब चोर को पकड़ लिया जाता है तो चोर को गंजा करके और उसके चेहरे पे पूरा कालिख पोत के उस चोर को पूरा शहर में घुमाया जाता है, गधे पे बैठा के और घुमाया जाता है। और लोग जो है ढोलक वोलक बजाते हैं। कभी देखा है कि नहीं आप लोगों ने? मैंने तो एक जगह देखा है, चोर को पकड़ लिए, चोर को खूब पीटे सब, और फिर उसके बाद उसके मुंह पे कालिख पोत के और फिर उसको घुमाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि दूसरे लोग सबक लें, कोई ऐसा गड़बड़ी ना करे। तो यहाँ पे जो है स्कीमिटी राइड जो है, रियल में नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, जान लीजिए रियल में भी इंडिया में बहुत सी जगहों पे होता है। तो ये जो है लुसेटा, ये इतना ज्यादा ये बहुत बेइज्जती वाला होता है क्योंकि ये दोनों जो है इससे बहुत आहत होते हैं, स्पेशली लुसेटा जिसका रिलेशनशिप था इनके साथ। तो उसकी जो है इतना ज्यादा वो बेचारी आहत हो जाती है कि उससे उसका डेथ हो जाता है। ये भी कह लीजिए, एक बार आपको जब बहुत बुरी तरह से कर दिया जाता है ना तो व्यक्ति बहुत आहत हो जाता है। तो इसकी डेथ हो जाती है, उसी की वजह से इसका मिसकैरियज हो जाता है, फिर बाद में डेथ हो जाती है, सह नहीं पाती लुसेटा जो लड़की है। और जो हेंचर्ड हैं, ये तो इनका फाइनली जो है एकदम से इनकी इज्जत सम्मान सब गिर जाता है और ये पूरी तरह से अंदर से टूट जाते हैं। और
ये स्कीमिटी राइड बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इवेंट है आपके पूरे प्ले में। और इसके अलावा अगर आप दूसरा क्लाइमेक्स मानना चाहें तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जब न्यूसन लौट के आता है तो वो उसे भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक न्यूसन नहीं आता है तो ये अब जिंदगी इनकी धीरे धीरे सही हो चुकी थी और ये अपनी बेटी के साथ, बेटी ने भी इनको अपना लिया था, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। लेकिन जब न्यूसन लौट के आते हैं और वो पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, और ये कह देते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है मर गई है, तुम्हारी बेटी, तो उसके बाद से जो है फिर इनको बहुत यहाँ से भी दिक्कत होता है, क्योंकि बाद में बेटी मिल जाती है, पता चलता है कि मेरे पिता ने झूठ बोला है, मेरे जो ओरिजिनल पिता नहीं है, तो बहुत नाराज होती है और फिर उसके बाद से जो है बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो जीवन में कुछ थोड़ा बहुत सम्मान बचा था वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि खुद की बेटी जो है उसको अपने शादी के मंडप से भगा देती है बहुत भयानक तरीके से। ठीक है, तो ये है सीक्रेट लेटर को बोल सकते हैं, लेकिन सीक्रेट लेटर लेटर का जो है रोल उतना हाँ बिल्कुल है, कह सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें तो लगता है कि एक बात और मुझे लगता है कि जो इसमें एक करेक्टर है, जैसे अगर आप क्लाइमेक्स की बात करें, मतलब कुछ सिचुएशन कहाँ कहाँ से उसके जीवन में टर्न आता है, तो टर्निंग पॉइंट के रूप में मुझे देखा जाए तो मुझे ये भी लगता है कि जो फारफ्रे को ये अपने यहाँ से नौकरी से निकाल देते हैं वो इनका जो है टर्निंग पॉइंट है। जो फारफ्रे होता है, चूंकि वो बहुत टैलेंटेड पर्सन है, इनके यहाँ काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उसको इसलिए निकाल देते हैं कि उनको लगता है कि ये मेरी बेटी पे डोरे डाल रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये सोचते हैं कि जो है मेन रीजन ये नहीं रहता है कि वो बेटी पे डोरे डाल रहा है, वो तो डाल ही रहा है, लेकिन अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, वो व्यक्ति टैलेंटेड है, तो आप उससे शादी भी तो अपनी बेटी की करवा सकते थे। लेकिन जो सबसे मेन रीजन रहता है राइवलरी, उनको उससे ईर्ष्या हो जाती है। कहा जाता है ना कि जब चिंता चिता के समान है, हरिशंकर परसाई ने लिखा है ना, क्लास 12th में कभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो चिंता होती है ना, इनको उससे चिंता हो जाती है, उससे ये राइवलरी रखने लगते हैं और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और फिर उसके बाद जब उनको ये पता चलता है कि हमारी बेटी को भी ये चाहता है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल रुक नहीं पाते हैं और उसको नौकरी से फायर कर देते हैं। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती रहती। अगर वो इनके साथ रहता तो इनको भी बहुत ऊंचाइयों पे लेके गया होता, और अगर ये सही काम किए होते तो उससे अपनी बेटी की शादी कर सकते थे। अगर ये उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी होती और उसको नौकरी से न निकाला होता, तो माइकल हेंचर्ड एंड तक मेयर बने रहते और बाद में इनकी सारी सत्ता गद्दी कौन संभालता, इनका दामाद संभालता, और सब कुछ बहुत बढ़िया रहता। आई क्लियर आर नॉट? सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है और मुझे लगता है यही एक ऐसा मिस्टेक है जो इनको पूरी तरह से इनके ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन बात यह कि भारी कब पड़ा वो हमें क्लाइमेक्स में पता चलता है। तो भारी क्या है, अंतिम इनका जनाजा स्कीमिटी राइड से निकलता है। स्कीमिटी राइड के बाद इनके अब सामाजिक रूप से ऊपर आने के कोई चांसेस नहीं बच रहे हैं, तो इसीलिए सबसे बेस्ट क्लाइमेक्स होगा इस स्कीमिटी राइड। बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रहा है, डीपर से डीपर लेवल पे। ठीक है, थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेटर है। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं चीजों को। देखिए, हम थोड़ा सा डिस्कशन वाले मोड में आपको पढ़ा रहे हैं ताकि हम ज्यादा ज्यादा चाहते हैं कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सारी चीजें जा रही होंगी। सारी चीजें अभी तक जितना बताया सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताएं दिल और मन से, याद हो गया कि नहीं सबको अभी का अभी? कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी भी चीज में? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। माइकल हेंचर्ड आप सभी को पता है प्रोटैगनिस्ट है, और शुरुआत में ये क्या इनका प्रोफेशन रहता है, ये हेट रेसर रहते हैं, बाद में क्या बन जाते हैं, मेयर बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनके करेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं देखूं तो इम्पल्सु है। कई बार क्या होता है, तुनक, इम्पल्सु का मतलब आप समझते हैं, तुनक मिजाजी। ये तुनक मिजाज लोगों को बर्बाद कर देता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि तुनक मिजाजी के चक्कर में वो अपने जीवन में हमेशा जो है मतलब गड़बड़ियां झेलते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुनक मिजाज ये थे और जल्दी डिसीजन ले लेते थे। अगर इन्होंने डिसीजन थोड़ा सा रुक के लेते, कई बार आपको डिसीजन इतना हड़बड़ी में नहीं लेना होता है। हो सकता है जब ये उसे नौकरी से निकाल रहे थे तो थोड़ा सा सोचे होते, समझे होते, और उसके बाद अगर डिसीजन लिए होते तो हो सकता कुछ अच्छा डिसीजन ले पाते। तो ये जो इम्पल्सिव हैं, जो मूडी हैं, ये दो चीजें इनके जीवन में
इनको बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है और इसी की वजह से इनके जीवन का पतन भी होता है। लेकिन ये भी सच है, बहुत स्ट्रांग विल के मालिक हैं, स्ट्रांग विल्ड हैं, तभी तो हेड रेसर से फाइनली मेयर बन जाते हैं और जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो इनके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साबित हो जाता है। डोनाल्ड फार्परे एक तरह से राइवल है इनके, और अगर आप कहें तो कई बार हमें लगता है हीरो भी है, हैं, हीरो भी हीरोइन है। डोनाल्ड फार्परे के कैरेक्टर को आप पूरी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं बाजीगर मूवी वाले कैरेक्टर से, ठीक है, शाहरुख खान वाले कैरेक्टर से। बिलेनियस कैरेक्टर है लेकिन हीरो है, ध्यान रखिए, बिलेनियस कैरेक्टर है लेकिन हीरो है ये। और हालांकि हीरो हमको माइचल हेंचार्ड को प्रोटैगनिस्ट की तरह लेके गया है, लेकिन सेकंड नंबर पे कोई है, वो है डोनाल्ड फार्फरे। स्कॉटिश, ये स्कॉट्समैन है और बिकम हेंचर्ड मैनेजर, हेंचर्ड के मैनेजर बन जाते हैं और उसके बाद में ये राइवल बन जाते हैं जब उनको अपने हटा देते हैं उनके पद से, और फिर उसके बाद यही जो है पूरी तरह से सक्सेसर बन जाते हैं। यस, बिल्कुल फॉइल कैरेक्टर है, एकदम सही है छाया। बहुत ही साइंटिफिक है, चार्मिंग भी है और लेवल हेडेड है। दिमाग लेवल हेडेड का मतलब दिमाग बहुत सोच समझ के, बैलेंस माइंड वाले हैं, हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेते हैं। तो ये, और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बताऊं, मेहनती तो कोई हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि ये लकी भी बहुत था। मतलब ये तो था कि इसके जीवन में ये आगे बढ़ेगा, लेकिन लक भी है। बहुत बार कई चीजें, जैसे हेंचर्ड एक पार्टी करते हैं, उनकी पार्टी जब ये करते हैं खुले में, बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन होता क्या है, पानी बरस जाता है और उनका पूरा पार्टी बर्बाद हो जाता है। और जब ये पार्टी करता है तो बहुत अच्छे से पार्टी हो जाती है, सफल हो जाता है। तो दोनों, बल्कि एक व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है लेकिन वो असफल हो जा रहा है, दूसरा व्यक्ति कम ही खर्च कर रहा है लेकिन भाग्य सही है तो सफल हो गया। तो ये भी बात है, तो लक का रोल रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलिजाबेथ जेन, एलिजाबेथ जेन का कैरेक्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलिजाबेथ जेन को आप दो तरह से जानेंगे, दो एलिजाबेथ जेन है। एक एलिजाबेथ जेन जो कि वास्तव में किसकी लड़की है, माइकल हेंचर्ड की, जब ये शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चे को बेच देता है। तो आपको बताऊं कि जो एलिजाबेथ जेन रहती ओरिजिनल जो इसकी लड़की है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और बाद में क्या होता है, जब दूसरी लड़की पैदा होती है, वो किससे किससे पैदा होती है, वो इसकी पत्नी से, और जो खरीदने वाला है, ठीक है, क्या नाम है उसका, जल्दी बताइए, इनकी पत्नी का नाम बताइए और खरीदने वाला न्यूसन। तो न्यूसन और पत्नी स्यूसन, दोनों के बीच में बच्चा जो पैदा होती है उसका नाम भी एलिजाबेथ जेन है। नाम नहीं लिया गया तो इसीलिए आप उसको भी, चूंकि वो आती है तो एलिजाबेथ जेन नाम से ही परिचित करवाती है, इसीलिए हम उसका दूसरा नाम हमें पता भी नहीं, और वो फिर वो दूसरा नाम बताने से पहले वो मर जाती है। तो हम उसको भी एलिजाबेथ जेन नाम से ही जानते हैं, बस वो सेकंड है समझ लीजिए। और हमें इतना पता चलता है कि वो हेंचार्ड की लड़की नहीं है। आई होप कि ये एकदम अच्छे से क्लियर है आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। स्यूसन हेंचर्ड जो है ये माइकल की वाइफ हैं, जिनको ये फेयर में बेच देते हैं। ये बहुत ही पैसिव कैरेक्टर है, सिंपल है। अगर इनकी जगह कोई पत्नी होती तो कहती तू कौन होता है मेरे को बेचने वाला। सोचो, पहले पत्नियों की इतनी औकात थी, हाँ, पति ने बेच दिया तो पत्नी बिक गई, हाँ, तुम्हारी कोई एंटिटी है, तो खुद बिक गई। फिर उसके बाद ये चली गई जो खरीदने वाला है उसके साथ, हाँ। और फिर कब दोबारा लौट के आती है, 18 साल बाद लौट के आती है दोबारा, ठीक है। और कुछ दिन तक इसके साथ रहती है, फिर उसके बाद से जो है ये भी इस दुनिया से चली जाती है। आजकल तो धमका के चली जाए ना। हाँ, ब्लू टर्म चल रहा है। आज तो उल्टा कहानी हो गया है। हाँ। ल्यूसेटा टेम्पलमैन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसका इसलिए ध्यान देना है कि जो बीच का समय है, जब सूसन नहीं है इनकी लाइफ में, तो इस दौरान हेंचर्ड को किसी से प्यार हो जाता है। और प्यार किससे होता है, ल्यूसेटा से होता है। तो ल्यूसेटा एक तरह से इनकी गर्लफ्रेंड है, और प्यार पक्का वाला प्यार हुआ है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को लेटर देते थे, लव लेटर। तो लव लेटर भी इन लोगों ने एक दूसरे को खूब दिया है, प्यार भरी बातें हैं, ठीक है। अब उसमें जो लव लेटर है, यही लव लेटर दिक्कत है। इस नावल को पढ़ने से ये बात समझ में आया है कि लव लेटर किसी को नहीं देना चाहिए। किसी से खूब प्यार कर लो लेकिन उसे लव लेटर ना दो, क्योंकि लव लेटर कई बार आपको बर्बाद कर सकता है। तो ये भी चीज है। तो इसने जो है लव लेटर, इन लोगों ने खूब एक दूसरे को ट्रांजेक्ट किया है। ठीक है, तो इनका अफेयर था, जर्सी की ये रहने वाली थी जिनसे इनको प्यार हुआ। और फिर उसके बाद से जो है कैस्टर ब्रिज ये आ गए,
इसके पास पैसे वाले घर से है, बाद में पैसा भी ये कुछ समय के लिए चली जाती है अपने, और इसको वहां से खूब पैसा मिलता है, इनहेरिट करती है ये। और फिर उस पैसे को लेकर जब ये आती है तो अब की बार, अब इसे दोबारा जब ये आना होता है तो दोबारा इसको प्यार हो जाता है किसी और से। किसी और से प्यार हो जाता है, तो ये भी प्यार इसका भी बदलता रहता है। ये प्यार में जो है वफा नहीं है, ये तो बेवफा है। इसके ऊपर वो गाना फिट होता है, तू बेवफा है तू बेवफा है। तो वो जो है कहानी है, क्या गाना है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, ओ बेवफा है ओ बेवफा है। तो बेचारा जो है हेंचड़ यही गाना गाता है। जब ये उधर से लौट के आती है तो फिर उसके बाद किसी और से प्यार करने लगती है, और वो भी किससे, जो इसका राइवल है उसी से। आगे आते हैं रिचर्ड न्यूसन। रिचर्ड न्यूसन जो है, ये जो है, हाँ, रिचर्ड न्यूसन जो है ये बहुत लकी आदमी है, लेकिन ये है कि दिल का अच्छा आदमी है। चाहे इसने मेले में ही खरीदा था, लेकिन उसको पूरा पत्नी का प्यार दिया है। और जो है उसको, उसके बच्चे को पाला है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना है, 5 गिन्नीज में इसने खरीदा था। कितने गिन्नीज में खरीदा था? 5 गिन्नीज में खरीदा था इसने। जोशुआ जॉब, जो जोशुआ जॉब नाम का कैरेक्टर है, ये इसमें जो है बिलेनियस कैरेक्टर है। ये एक बिलेनियस कैरेक्टर है, और आप ये कह लीजिए कि इसमें एकमात्र विलेन कोई है जो पक्का वाला विलेन है, तो यही है। एकमात्र विलेन और जो पक्का वाला विलेन है वो कौन है? जोशुआ जॉब। यहां तक कि आप जो फारफ्रे है उसको विलेन नहीं कह सकते हैं, आप पूरी तरह से उसे विलेन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती हैं कि वो हेंचर्ड के खिलाफ में आए। भाई आपने उसको नौकरी से निकाल दिया तो आपका सम्मान थोड़े ना करेगा। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि वो अपनी पत्नी की खातिर, उसकी पत्नी जो एक तरह से हेंचर्ड की बेटी नहीं भी थी, लेकिन फिर भी उसके कहने पे वो हेंचर्ड की खोज में निकलता है, उसकी हेल्प करता है। तो फारफ्रे का कैरेक्टर अपनी जगह एकदम सही है। जोशुआ जॉब इसमें वास्तव में विलेन है, और ये इसलिए विलेन है, इसके कैरेक्टर को आपको मैं बताऊं तो आप इसे ओथेलो से कंपेयर कर सकते हैं। किससे? ओथेलो से। कोई बता सकता है आप इसको ओथेलो से क्यों कंपेयर कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल? इस जोशुआ जॉब के कैरेक्टर को आप ओथेलो से क्यों कंपेयर करेंगे? बता सकते हैं आप लोग? कैन एनीवन टेल? जोशुआ जॉब ऑलरेडी हेंचर्ड के यहाँ जॉब करता था, ये सच बात है। लेकिन जो पद ये फारफ्रे को अचानक दे देते हैं, क्योंकि जोशुआ जॉब बहुत दिनों से काम कर रहा है, तो ये चाहता था कि मुझे वो वाला पद जो है मुझे मिले, जिसमें पूरा जो कार क्रॉप होता है। उस पद को आप बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या पद था, जो मैंने आप लोग को बताया था जब पहले पढ़ाया था? तो एक स्पेशल पद था, आप ऐसे कह लीजिए मैनेजर, जो पूरा क्रॉप वगैरह को हर तरह से देखना होता है। मैनेजर के अलावा एग्जैक्ट एक वर्ड आया हुआ है, वो अगर आप लोग बता देंगे तो अच्छा लगेगा। कॉन फैक्टर, बिल्कुल। तो ये जो पद है, ये पद कौन चाहता था? ये पद चाहता था जोशुआ जॉब, और ऐसा इसे लगता था भी कि इसे मिल जाएगा। लेकिन मेन वक्त पे फारफ्रे आ जाता है, और फारफ्रे बहुत टैलेंटेड पर्सन रहता है, और उसे फसलों की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, तो इसीलिए जो है उसी को पद मिलना चाहिए था। तो अगर आप ओथेलो में, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो ओथेलो में आप देखिए कि इयागो नाम का जो कैरेक्टर है, इयागो, इयागो से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इयागो ये सोचता था कि मुझे जो है ओथेलो के लेफ्टिनेंट का पद मिले, लेकिन ओथेलो किसको बना देते हैं? इसकी जगह पे कैसियो को बना देते हैं। इसकी जगह पे कैसियो को बना देते हैं। इस बात से बहुत नाराज हो जाता है, और फिर पूरे प्ले में कितना बर्बादी मचाता है ये आप लोगों ने देखा है। तो अगर यागो से जोशुआ जॉब की तुलना करें तो बिल्कुल कम नहीं है। जिस तरह जोशुआ यागो पूरी तरह से ओथेलो की जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार से जोशुआ जॉब जिंदगी बर्बाद कर देता है। किसकी? हिंचार्ड की। अब तो आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे जोशुआ जॉब को, तो आप नहीं बोल सकते। जोशुआ जॉब कौन है? इयागो की तरह है बिल्कुल। जैसे उसने जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन इयागो ने तो पूरा प्लॉट, इयागो तो एक बहुत बड़ा विलेन था, उसकी बस ये समझ लो परछाई है, लेकिन अंतिम बर्बादी करने का काम तो जोशुआ जॉब ही करता है। चाहे एक ही उसे मौका मिलता है, लेकिन एक ही मौके में वो बर्बाद कर देता है इनको, ओथेलो को। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और कैसे बर्बाद करता है? क्योंकि ये जो है उनके लेटर को जो है, लुसेटा के लेटर को पब्लिकली जो है पढ़ देता है, और फिर उसके बाद जो स्किमिटी राइड होती है उसको भी गठित करने वाला यही था कि चलो तुम लोग उसका पुतला बना के फूकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रोल इंपॉर्टेंट है।
अब एक कैरेक्टर आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो प्ले के एंड में एकदम बना रहता है, एंड तक बना रहता है। हालांकि एबेल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे हेंचार्ड, बहुत ही रफली इन्होंने व्यवहार किया था। हमेशा लेट आने के लिए उसकी बुराई करते थे, लेकिन यही एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो एंड में इनके बुरे हालात में इनके साथ रहता है, यहाँ तक कि इनकी मृत्यु के समय भी वही रहता है इनके पास। तो ये एबल बीटल का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत ही फेथफुल कैरेक्टर है। और फर्मेटी वुमेन को तो आप भूल ही नहीं सकते, इसका नाम क्या है, मिसेज गुडेन रो, ये काफी इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर। वैसे इसमें जितने कैरेक्टर अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। रीजन क्या है, इस कैरेक्टर को आपको क्यों याद रखना चाहिए, इसको, इसने जो पॉरिश दिया था, हलवा दिया था, उस हलवा में रम मिला हुआ था, और जब इस हलवे को रम के साथ खाते हैं तो ये नशे में आ जाते हैं, और उसी नशे के प्रभाव में जो है ये क्या करते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन ये मुझे बताइए, ये कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि जो भाग्य होता है, जो आपका बुरा कर्म होता है, वो लौट के आता है। ये क्या होता है, उस मेले में बेच के ये बाद में कष्टबरी जाके मेयर तो बन जाते हैं, लेकिन भाग्य का पलटी मारना देखिए कि जब इनका बुरा समय चल रहा है, फारफरे से इनकी बहुत राइवलरी चल रही है, ऑलरेडी ये परेशान है फसल वगैरह को लेकर, उसी दौरान जो है ये महिला जो है अचानक इन्हीं के कोर्ट में आ जाती है। ये मेयर रहते हैं और इन्हीं के कोर्ट में आ जाती है, इसके ऊपर केस चलाया जाता है यही सब शराब वगैरह बेचने के लिए। और जब इन्हीं के कोर्ट में आ जाती है तो कोर्ट में वो सीधे सीधे सबको बता देती है कि अरे तुम तो वही मेयर हो ना, तुम तो वही हो जो तुमने, जिसने अपनी पत्नी को बेच दिया था आज से 20 साल पहले, 18 साल 20 साल पहले तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को बेच दिया था। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। इनका जो पब्लिक रेपुटेशन होता है इस महिला के खुलासा से पूरी तरह से वो लाइट में आ जाता है, और पूरी तरह से ये यहीं से बर्बाद हो जाते हैं। बर्बादी तो इनकी शुरू हो गई थी, लेकिन इस महिला ने ओपन किया, और फिर उसके बाद इसकी मिट्टी राइड होती है, अब ये बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह से। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को कहानी समझ में आ रही होगी, हर एक करेक्टर को आप बहुत डीपर लेवल पे समझ रहे होंगे। तो ये गुडन रो है, ठीक है, गुड इनफ, इसको आप और अच्छे से पढ़ें तो इसको गुड इनफ बोलें। ये गुड इनफ है, ये उतनी ही गुड है, जब इसके ऊपर बात आ गई तो इसने इनको बर्बाद कर दिया, बता दिया। चलिए भाई, तो एक तरह से मैंने आपको कहानी की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब आप सभी को बता दिया है। ठीक है, अब एक बात आप सभी को यह सोचना पड़ेगा कि जब शिवसन जिंदा था, न्यूटन जब जिंदा था तो शिवसन क्यों आई, न्यूटन जब जिंदा था तो शिवसन क्यों आई। तो यहाँ पे फिर एक बात ध्यान देना, क्योंकि न्यूटन जो है ऐसा माना जाता है कि वो समुद्र में डूब गया था, गायब हो गया था। तो लोगों को ये लगा कि शायद वो समुद्र में डूब गया है, लापता हो गया है, और इसी वजह से जो है बाद में वो यहाँ आती है। और जब ये दोबारा आती है तो इसे पता चलता है कि वो मेयर जो है वो तो वहां पे है, मतलब इसका हस्बैंड जो है मेयर बन चुका है, तो फिर ये वहां आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये पहली बार, अब ये बताओ अगर ये मैन ऑफ कैरेक्टर है कि नहीं है, अगर ये मैन ऑफ कैरेक्टर ना होते तो इनका तो ऑलरेडी लव अफेयर चल रहा है लूसेटा के साथ, ल्यूसेटा के साथ। ल्यूसेटा खुद एक बहुत अमीर जो है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है पैसा पाने वाली है वसीयत के रूप में। उसके बावजूद भी ये चाहते तो अपनी पत्नी को मानने से इनकार कर देते कि नई लड़की जो है स्मार्ट सी है, उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तो तुम बताओ फिर आप 40 साल 50 साल 45 साल की महिला को दोबारा क्यों पत्नी बनाना चाहोगे। आप चाहते तो मना कर सकते थे, उससे दूरी बना सकते थे, वो आपके ऊपर दबाव नहीं बनाती, सीधी महिला थी, कुछ भी कर सकते थे आप। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपने बने बनाए प्यार को, जिससे ये शादी करने वाले थे, उसको इग्नोर कर दिया और कहा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी से दोबारा अपनाऊंगा। और उसको दोबारा अपनाते हैं, उससे शादी करते हैं, दुनिया की नज़र में ये दिखाते हैं कि मैंने दूसरी शादी की है, मैं मतलब शादी कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ औरत के साथ साथ उसकी बच्ची को भी अपना रहा हूँ, जबकि उनकी रियल में वो सारी चीजें थी। तो ये सारा काम इन्होंने किया। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से सारी बात समझ में आ रही होगी, सभी को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इनको मैन ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ये कुछ रीजंस हैं जो मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ, जो शहर के लोग थे वो नाराज क्यों थे, क्यों नाराज थे हिंचर्ड से, जो शहर के लोग थे। तो नाराज इसलिए थे क्योंकि इन्होंने लोगों को एक ऐसा जो है
व्हीट बेचा था, एक ऐसा गेहूं बेच दिया था जो कैसा था, जो कि बैड था, बैड ग्रेन सप्लाई कर दिया था। इससे लोग बहुत नाराज थे। तो इसी समय जो है डोनाल्ड फार्फरे इनसे मिलता है और वो कहता है कि ये बहुत आसान है, उसको मेथड आता है कि कैसे जो है हम बैड वीट को सही कर सकते हैं। तो इसने बैड वीट को सही करके दिखाया और इनको लगा ये तो बहुत सही पर्सन है, तो इन्होंने उसको जॉब पे रख लिया। क्लियर है। और यही वजह थी कि जोशुआ जॉब को जो जॉब मिलना चाहिए था वो इनको मिल गया। फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जब पहली बार सुसन आती है तो ये कहाँ उससे मिलते हैं, बार बार उससे कहाँ मिलते हैं। तो एक प्लेस है जिसका नाम है रोमन एम्पी थिएटर, ठीक है, द रिंग भी नाम है। तो उस वहां पे ये उससे बार बार मिलते हैं, एक कैसल है वहां पे ये बार बार उससे जाके मिलते हैं। और फिर इनको लगता है कि अगर मैं ऐसे बार बार मिलूंगा तो दिक्कत होगा, तो फिर बाद में उनसे रीमैरी करने का कोशिश करते हैं ताकि दोबारा जो है वो उनके साथ रह सके बिना किसी टेंशन के। तो ये है। तो ये आप सभी को ध्यान देना है। अब फारफ्रे जो है धीरे धीरे बहुत फेमस होता जाता है, इनके पास रहते हुए भी बाद में फारफ्रे के फेमस से इतने ज्यादा जेलस हो जाते हैं कि उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ठीक है। दो रीजन है, एक तो उसका रिलेशनशिप भी इनकी बेटी से बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लगभग आपको सारी चीज मैंने बता दिया। जो शिवसन है उसकी डेथ हो जाती है कुछ समय के बाद। लेकिन देखो कई बार कहा जाता है ना जीवन में हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब ये बताओ, अगर शिवसन ने वो लेटर न दिया होता तो क्या दिक्कत थी। वो एक लेटर छोड़ के चली जाती है, वो एक लेटर छोड़ के चली जाती है और कहती है कि जब सुसन की शादी हो जाएगी तब तुम उस लेटर को पढ़ना, उसके बाद उस लेटर को पढ़ना। लेकिन वही बात है कि आदमी, यही कई बार कहा जाता है कि कम से कम मरे हुए व्यक्ति को तो इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर गलती की, उस लेटर को पहले ही पढ़ लिया, पहले ही पढ़ लिया। तो ये बड़ी सॉरी, अच्छा, वेडिंग डे, हाँ, मतलब किसकी, एक मिनट मैंने क्या गलत बोल दिया। अच्छा, उसकी लड़की की शादी हो तो लड़की की शादी के वेडिंग डे वाले दिन जो है लेटर को पढ़ना है। एलिजाबेथ की शादी में, सुसन मैंने लग रहा गलती से बोल दिया है। तो एलिजाबेथ के शादी वाले दिन पढ़ना था, लेकिन ये पहले ही पढ़ लेते हैं। और जब पहले पढ़ लेते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि इनकी एक्चुअल बेटी तो मर चुकी है और ये इनकी बायोलॉजिकल डाटर नहीं, ये तो न्यूसन की बायोलॉजिकल डाटर है। और उसके बाद इनका एलिजाबेथ के प्रति बहुत ही खराब बिहेवियर हो जाता है, उससे खराब व्यवहार करने लगते हैं, बहुत कोल्ड रवैया करने लगते हैं। और इससे जो एलिजाबेथ नाराज हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि मैं इनके घर को छोड़ दूंगी। और ये भी गलत बात है, इसीलिए कहा जाता है लड़कियों को कभी भी तड़पाना नहीं चाहिए। आपकी बेटी नहीं थी तो क्या हुआ, आपकी पत्नी की तो बेटी थी, उसको इतने दिन तक कष्ट दिए थे आप, तो उस बेटी को क्यों कष्ट दे रहे हो आप। तो ये इन्होंने जो उसको कष्ट दिया उसका भी इनको फल मिलता है। अब वो लड़की जो है जाके किसके साथ रहने लगी, लुसेटा टेम्पलमैन के साथ रहने लगी। तो ये ध्यान रखिए, ये गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके बाद से जो है लुसेटा जो है जब पैसे पा जाती है, इनहेरिट कर लेती है मनी, ऑलरेडी उसको मिल जाता है, तो फिर उसके बाद वो जो है उसका प्यार किसके प्रति हो जाता है, उसका प्यार हो जाता है फारफ्रे के साथ। और फारफ्रे जो है उससे शादी भी कर लेता है, फारफ्रे जो है उससे शादी भी कर लेता है। तो ये फिर एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि फारफ्रे ने टोटल कितनी शादियां की, तो फारफ्रे ने टोटल 2 शादियां की। एक पहले उसने लुसेटा से शादी की और फिर उसके बाद दोबारा शादी किसने की, उसने किसने की, एलिजाबेथ से शादी की। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है। और लगभग किस वजह से धीरे धीरे इनकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, जब उस महिला ने, फर्मेटिव वुमेन ने एकदम क्लियर कर दिया तो इनकी रेपुटेशन बहुत डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद ये फाइनेंशियली पूरी तरह से र्यून हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कई बार आपका जीवन, आपका जहां से शुरू होता है वहीं पे आप लौट के आ जाते हैं। तो इनके साथ बुरा क्या हुआ कि ये जिसके साथ काम करते थे, जो कभी इनके यहाँ नौकरी करता था, आज ये उसके यहाँ नौकर बन गए। तो हेंचर्ड इज फोर्स टू वर्क एज अ डे लेबरर टू फारफ्रे। ये कितना बुरा आप देख रहे हैं। कभी इनके यहाँ काम फारफ्रे करता था, आज ये फारफ्रे के यहाँ डे लेबरर बन गए हैं। डे लेबरर, मैनेजर भी नहीं है, डे लेबरर। ठीक है। तो ये इसके साथ बहुत इनके साथ उल्टा होता है। और इस समय रहते कहाँ हैं, ये जॉब के कॉटेज में रहते हैं। ठीक है। अब यहीं पे दिक्कत है, यहाँ पे जब फारफ्रे शादी कर लेता है लुसेटा से तो ये बहुत नाराज हो जाते हैं। इनको ये लगता है इनके पास अंतिम अवसर, इनके रेपुटेशन इनको बचाने के लिए क्या था, आप बताइए।
कहा यही कहा जाता है, जब आपका दिन बुरा आता है, समय बुरा आता है ना, तो आपको सबसे ज्यादा चाहने वाला भी आपका दुश्मन बन जाता है या आपका साथ छोड़ देता है। इनके साथ ये हुआ, इनकी रेपुटेशन चली गई थी, चलो कोई बात नहीं, इनके पास सारे पैसे बैंकरप्ट हो गया था, चलो कोई बात नहीं। अगर लूसेटा ने इनका साथ दिया होता तो लूसेटा को एक बड़ी प्रॉपर्टी मिलती है, बहुत अच्छा वो उसको जो है पैसे उसके पास आ जाते हैं। अगर लूसेटा से इनकी शादी हो गई होती तो कम से कम अपना जीवन ये ढंग तरीके से जी लेते। लेकिन लूसेटा भी इनको छोड़ गई और उसने शादी किससे कर लिया, फारफरे से कर लिया। इस बात से बहुत नाराज होते हैं और फिर उसके बाद ये धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे पास रिलेशनशिप को ओपन कर दूंगा। और फिर उसके बाद से जो है ये उसकी सहायता से जोशुआ को कहते हैं कि ये लेटर ले। फिर इनके दिमाग में कुछ आता है, सोचते हैं कि नहीं नहीं, पहले तो धमकी देते हैं, फिर सोचते हैं नहीं छोड़ दो, क्या मतलब है। ठीक है, लूसेटा इनसे कहती कि आप मेरे लेटर को वापस कर दीजिए क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अपना जीवन जीने दीजिए। तो इनको दया आ जाती है और ये उसके लेटर को दे देते हैं किससे, जोशुआ जाब को, कहते हैं कि ये लेटर उसको तुम जाके दे दो। लेकिन जोशुआ जाब क्या करता है, वो लेटर न देके, देखिए, हेंचर्ड गिव्स लूसेटाज लेटर टू जोशुआ जाब टू रिटर्न टू हर। लेकिन जॉब क्या करता है, ये दोनों से नफरत कर रहा था और इसलिए इसने क्या किया, उसने उस लेटर को पब्लिकली, जो पब है वहां पे, उसमें सबके सामने पढ़ दिया और इसकी वजह से लोग नाराज हो गए और फिर इनका क्या हुआ, स्कीमेटी राइड निकाला गया। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। एक रॉयल विजिट होता है, कोई बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी जो है वो आती है विजिट करने के लिए। हेंचर्ड जो है प्रयास करता है कि उस रॉयल पर्सनालिटी का वेलकम करे, लेकिन इसको जो है फारफरे जो है धक्का मार के साइड में कर देते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि फारफरे भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। अगर वो चाहता तो कहता अरे बूढ़ा आदमी है, चलो ठीक है इसी को थोड़ा सा कर लेने दो, लेकिन चूंकि वो भी अपनी तरफ से इसको पूरा दुश्मन मानते हैं फारफरे। और दूसरी बात यह है कि वो ईंट का बदला ईंट से लेना चाहते हैं, ठीक है। तो डायमंड कट्स डायमंड वाली कहानी है और फिर उसके बाद वो जो है फाइनली टिट फॉर टैट इनको साइड कर देते हैं और इनको हर तरह से जो है वो भी कोशिश करते हैं कि इनको कोई सम्मान और सारी चीजें न मिल पाए। तो ये है कहानी। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि स्कीमेटी राइड होता है, यहाँ फिर इनको बदनामी बहुत झेलना पड़ता है। और यहाँ पे लूसेटा वाला कहानी आप देख ही लिए, लूसेटा बिल्कुल इस चीज को सह नहीं पाती है और मिस कैरियज हो जाता है उसका और इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत आप सभी के लिए वो है। फिर फाइनली जो है आपको बताऊं कि हेंचर्ड जो है, जब इनसे न्यूसन मिलते हैं, न्यूसन जब आते हैं अपनी बेटी और पत्नी को खोजते हुए, तो हेंचर्ड इनसे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि जो एलिजाबेथ जेन है वो तो मर चुकी है। अब ये यही बात यहाँ भी गलती हो जाती है इनसे और बाद में इनको ये लगता है कहीं इनको पता न चल जाए तो ये कैसे फेस करेंगे, तो हेंचर्ड जो है कैस्टरब्रिज छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यूसन एकदम समझ लीजिए बड़ा परेशान होता है और छोड़ के जाने ही वाला था शहर, तभी उसकी मुलाकात एलिजाबेथ जेन से हो जाती है। और वो जब उसे पता चलता है कि उसे ऐसा बताया गया है न्यूसन से, तो वो बहुत नाराज होती है। ठीक है, और फाइनली जो है जब जो है न्यूसन जो इसकी शादी होने वाली रहती है फारफरे के साथ, तो ध्यान दीजिए कि हेंचर्ड जो है सोचते हैं कि चलो कम से कम हो सकता है कि अब मेरी बेटी भूल गई हो और मुझे माफ कर दे, मेरी गलती को माफ कर दे। तो ये उसकी वेडिंग पे आते हैं और उसको क्या देना चाहते हैं, केजेड गोल्डफिंच देना चाहते हैं एज अ गिफ्ट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ ये गिफ्ट में शादी में क्या देते हैं, तो क्या देते हैं, केजेड गोल्डफिंच देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एलिजाबेथ जो है वो बहुत नाराज है, बहुत ही ज्यादा नाराज है। और वो अपनी शादी में जैसे ये आते हैं बहुत ज्यादा इनके ऊपर गुस्सा होती है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर चला चिल्लाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाराज थी इनसे, क्योंकि उसने उसके खुद के सगे फादर से झूठ क्यों बोला, बहुत ज्यादा नाराज थी। और फाइनली फिर क्या होता है कि हेंचर्ड अब बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हेंचर्ड को अब की बार जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। कई बार हमें भी लगता है कि एलिजाबेथ जेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कितनी खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी में एक नहीं दो दो पापा आ चुके हैं तुम्हारी शादी में। तो तुम्हें कम से कम सम्मान, चलो गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत गुस्से में रहती है, बहुत गुस्सा आ जाती है। हेंचर्ड को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके जीवन में जो है अब कोई नहीं बचा, एकमात्र थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में इसे
एलिजाबेथ जेन से लगाव हो गया था क्योंकि इसने अपने बिहेवियर को बदल लिया था। लेकिन वही बात है, जब वो झूठ बोल देता है और फिर वो डर के चला जाता है और एलिजाबेथ फिर बहुत घृणा करने लगती है इससे, और जब वो चिल्लाती है तो ये चला जाता है। फाइनली जो है बहुत दुखी है, बहुत बीमार है, और उसके बाद उसको जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ होने वाली रहती है तो बहुत निराश हो जाता है, वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और एक विल बनाता है। एक विल बनाता है, ये काफी विल इंपॉर्टेंट है। और उस विल में बहुत बिटरली लिखता है कि अब वो किसी को मतलब वो कहता है कि उसे कोई ना देखे, उसके लिए कुछ ना किया जाए। अभी मैं विल आपको पढ़वाऊंगा। तो ये विल की जो सबसे मेन बात थी कि एलिजाबेथ जेन इज नॉट टू बी टोल्ड ऑफ माई डेथ, मेरे डेथ के बारे में एलिजाबेथ जेन को ना बताया जाए और मुझे कोई भी दुनिया में याद ना रखे। ये उसकी विल की सबसे मेन बात थी कि कोई उसे याद ना रखे, मेरे बारे में किसी को बताया ना था कि मैं कब मर गया, क्या हो गया मेरे साथ। ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ चाहे उस समय गुस्से में इसको बहुत कुछ कह देती है, लेकिन फिर भी वो मानती है कि नहीं, वो मेरे ऐसे पिता थे जिन्होंने मेरी माँ को सपोर्ट किया था, और जब हम बुरे समय में थे तो वो सपोर्ट किए थे। इसीलिए फिर उसे लगता है कि उससे गलती हो गई है। फिर वो आती है अपने हस्बैंड के साथ, फारफरे के साथ ढूंढते हुए, और जब ढूंढते हुए आती है उसके लिए सर्च करती है तो फिर पता चलता है कि अब वो मर चुके हैं। और जो एबेल विटल है वो उसका विल जो है वो इनको दिखाता है। अब विल में मेन मेन चीजें क्या थी वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। विल में जो भी रिक्वेस्ट किए गए हैं वो सारे रिक्वेस्ट निगेटिव रिक्वेस्ट हैं। तो देख लें विल में क्या क्या है। एलिजाबेथ जेन, एलिजाबेथ जेन जो है वो दैट एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे बी नॉट टोल्ड ऑफ माय डेथ आर मेड टू ग्रीव ऑन अकाउंट ऑफ मी, उनको मेरे डेथ के बारे में न बताया जाए और न ही मेरी वजह से उनको किसी प्रकार का ग्रीव करने की चिंता है, न गंभीर होने की चिंता है, न रोने बिलखने की कोई जरूरत नहीं मेरे मृत्यु पे। सबसे पहली बात, इन लोगों का नाम लेके लिखा रहता है क्योंकि एकमात्र रिश्तेदार यही इनके बसते हैं। दैट बी नॉट बरीड इन द कॉन्सिक्रेटेड ग्राउंड, मुझे किसी पवित्र जगह पे, ऐसी जगहों पे न दफनाया जाए जो कि पवित्र जगह माना जाता है, जहां पे एग्जैक्टली दफनाया जाता है, तो मुझे वहां भी न दफनाया जाए, मतलब कोई मुझे इज्जत नहीं चाहिए। दैट नो सेक्शन बी आस्क्ड टू टोल द बेल, नॉर्मली किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, आप लोग को याद होगा एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में शाम के समय चर्च की घंटियां बजती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे मृत्यु पे किसी को कोई बेल जमाने की, किसी भी पदाधिकारी को चर्च के जो है बेल बजाने की जरूरत नहीं है। नो फॉक सी मी डेड, कोई भी फॉक, कोई भी ग्रामीण व्यक्ति मेरे को ना देखे, किसी भी व्यक्ति को मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं मरा हुआ हूं। दैट नो मोर्नर्स वॉक बिहाइंड मी एट माई फनरल, मेरे फ्यूनरल के आसपास कोई भी मोर्नर नहीं होना चाहिए, कोई चिल्लाए, कोई बिलाप ना करे। नो फ्लोर्स भी प्लांटेड ऑन माई ग्रेव, मेरे ग्रेव पे किसी भी प्रकार का जो है फ्लोर जो है प्लांट नहीं किया जाना चाहिए। जैसे लिखा रहता है ना कि ये व्यक्ति इस समय डेथ हुई, इस समय से इस समय तक इनका जन्म समय रहा, ये सारी चीजें वो भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, दैट नो मैन रिमेंबर मी, और कोई भी मुझे याद ना रखे। और सबसे लास्ट में लिखता है, टू दिस आई पुट माई नेम माइकल हेंचर्ड। समझ में आ रहा है? तो ये व्यक्ति क्यों लिखेगा बताओ? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या जो सबसे कहे कि भैया मुझे कोई याद है? सोचो कितने दुख में ये व्यक्ति लिखा होगा, ये व्यक्ति कितना पेसिमिस्टिक हो गया होगा जब उसने लिखा होगा कि उसे किसी से कोई आशा ही नहीं रहेगी, न समाज से, न धर्म से, क्योंकि चर्च की भी बात कर रहा है, न धर्म से आशा रहेगी। उसे अपने मृत्यु पे कोई रोने वाला नहीं चाहिए, उसको मरने के बाद कोई याद रखने वाला भी नहीं चाहिए, कोई उसे नहीं चाहिए। ये जीवन उसका पूरी तरह से पेसिमिस्टिक हो चुका है। ऐसी मौत भगवान किसी को ना दे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। सोचिए, अकेले में मर गया बेचारा, अकेले मर गया बेचारा, बहुत दुख का विषय है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कभी शहर का मेयर था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कुछ जीवन में किया, गलतियां हुई उससे, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने का कोशिश किया। गलती होती है और भी गलतियां होती हैं, लेकिन यह है कि कई बार लोग गलतियों में माफ कर देते हैं। शायद एलिजाबेथ जेन अपना बड़ा दिल दिखा के माफ कर सकती थी, लेकिन फिर वहीं पे एक बात आता है कि वो तो उसकी रियल बेटी नहीं थी ना। सेम वैसे ही जैसे ये कोल्ड व्यवहार करता है कि ये उसकी रियल बेटी नहीं है जब इसे पता चलता है, इसी प्रकार से वो भी कोल्ड व्यवहार करती, क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि ये मेरा रियल फादर नहीं है।
और जब उसका रियल फादर आ जाता है तो बिल्कुल इसको कोई भाव नहीं देती है। शादी के दिन तो थोड़ा तुम उसके साथ सही से व्यवहार कर सकते थी, तो बहुत गलत होता है। और फाइनली हमारा व्यक्ति जो है माइकल हेंचार्ड इस दुनिया से चला जाता है अननोन, अनविंगली। चलिए, तो अब जो है फाइनली कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। व्हाट डज द ओपनिंग सीन ऑफ द मेयर ऑफ द कस्टडी टेक प्लेस, वेयर डज, कहाँ लेता है? तो वेडन पैरिस प्रायर्स फेयर, ये ध्यान रखिएगा, वेडन प्रायर्स फेयर। वेडन प्रायर्स उस प्लेस का नाम है और वहीं पे मेला लगता है, इसीलिए वेडन प्रायर्स फेयर। अब कई बार ये भी एग्जाम में पूछता है कि ये बताओ कि कहाँ पे उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बेचा था, तो कहाँ बेचा था? वेडन प्रायर्स में बेचा था। फॉर हाउ मच डच हेंचर्ड सेल हिज वाइफ सुसन, कितने रुपये में बेच देता? तो 5 गिन्नीज में अपनी पत्नी को बेच देता है। आप लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, बताएंगे मुझे आपका कितना स्कोर हुआ। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेलर हु बाय सुसान, उस सेलर का नाम बताइए जो सुसैन को खरीदता है? तो रिचर्ड न्यूसन। ठीक है। व्हाट ओथ डज हेंचर टेक आफ्टर द सेल, क्या ओथ लेता है? तो ये ओथ लेता है कि अगले 21 सालों तक ये शराब नहीं पिएगा। ठीक है। व्हाट इज द फिक्शनल नेम फॉर द टाउन ऑफ डॉर्चेस्टर इन द नॉवेल, क्या नाम है फिक्शनल नेम डॉर्चेस्टर का? तो है कैस्टरब्रिज। व्हाट सब्सटेंस इज एडेड टू द फर्मिटी दैट मेक्स हेंचर ड्रंक, कौन सा ऐसा चीज ऐड किया था फर्मिटी में, पॉरिज पॉरिज में, जिससे वो क्या बन जाता है? एल्कोहलिक बन जाता है। तो क्या ऐड किया था? रम ऐड किया जाता। आगे बढ़ते हैं। हु इज द एंटागोनिस्ट रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न मेथड्स एंड साइंस, बताइए कौन एंटागोनिस्ट है जिसको मॉडर्न मेथड एंड साइंस पता था फसल के बारे में? तो डोनाल्ड फारफ्रे। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू व्हाई डू द टाउन पीपल डिसलाइक हेंचर्ड व्हेन सुसन फर्स्ट अराइव्स इन द कैंप कस्टडी, जब वो आती है उसी समय जो है शहर के लोग नाराज थे इनसे, क्यों? क्योंकि इन्होंने बैड ग्रेन दे दिया था। ही सोल्ड देम बैड व्हीट या ब्रेड। आगे बढ़ते हैं। वेयर डू हेंचर्ड एंड सुसन मीट टू रिकनसाइल, कहाँ ये अक्सर मिलते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिंग रोमन एम्फी थिएटर में मिलते हैं। ये एक प्लेस है जो कि डार्क हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कहानी इसमें है और वहीं पे ये लोग मिलते हैं दूसरे से। व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमेन हेंचर्ड हैड एन अफेयर विद इन जर्सी, बताइए जिस महिला से इनका अफेयर था उसका नाम है ल्यूसेटा टेम्पलमैन। व्हाई डज हेंचर्ड फायर डोनाल्ड फारफ्रे, क्यों इसको फायर कर देता है? तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है, जेलिसी ओवर फारफ्रेज अपॉर्चुनिटी, फारफ्रे की अपॉर्चुनिटी से। ठीक है, फारफ्रे की पॉपुलैरिटी की वजह से वो उससे जब नफरत करने लगता है और उसको हटा देता है, ईर्ष्या करने लगता है। व्हाट डज स्यूसन लेटर रिवील टू हेंचर, स्यूसन का लेटर क्या बताता है? तो बताता है कि एलिजाबेथ जेन उसकी बेटी नहीं है। आगे चलते हैं। हु ऑर्गेनाइजेज द स्कीमिटी राइड, कौन करता है? लोअर क्लास टाउन पीपल, और अगर आप कहें तो पार्टली जॉब भी है उसमें, जिसने उन लोग को इंस्टिगेट किया था वो भी साथ में था। व्हाट काजे ल्यूसेटा डेथ, ल्यूसेटा की डेथ जो है कैसे होती है? तो शॉक फ्रॉम सीइंग द स्कीमिटी राइड इफिजी, जो इनकी इफिजीज बनी थी, जो इनकी मूर्तियां बनाई गई थी, पुतले बनाए गए थे, और उसको चप्पल जूता पहनाया गया था, उसके चेहरे पे कालिख पोती गई थी, उसको देख के बर्दाश्त नहीं कर पाई और फाइनली इसकी जो है डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ओनली पर्सन टू स्टे विद हेंचर्ड व्हेन ही डाइज, एकमात्र पर्सन कौन है? तो एबल विटल है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्कीमिटी राइड, स्कीमिटी राइड क्या है? तो ये एक तरह से पब्लिक सेमिक प्रोसेशन है। प्रोसेशन का मतलब कि एक जुलूस निकालना, तो एक ऐसा जुलूस होता है जिसमें पब्लिक आपको शर्मिंदा करती है आपके इफिजीज के साथ, एडल्टरस को। ठीक है। वेयर डज हेंचर्ड वर्क आफ्टर ही गोज बैंकरप्ट, जब ये बैंकरप्ट हो जाता है तो कहाँ काम करता है? तो एज अ लेबरर इन हिज ओल्ड यार्ड फॉर फारफ्रे, अपने ही काम में अपने ही जगह पे इस समय फारफ्रे की अधीनत्व में काम करता है ये। फारफ्रे पैसे वाला हो जाता है, इसकी सारी चीजों को खरीद लेता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट गिफ्ट डज हेंचर्ड ब्रिंग टू एलिजाबेथ जेन वेडिंग, क्या गिफ्ट लाता है? अब केजेड गोल्ड फिंच लेके आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इन इज कंसीडर्ड द हाई क्लास इस्टेब्लिशमेंट इन द कैस्टरविच, किसको हाई क्लास से बोला जाता है? तो किंग्स इन को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो आते हैं। ठीक है, और यही वो जगह है जहाँ सुसन पहली बार हेंचर्ड को देखती है, दोबारा जब लौट के आती है तो। विच इन इज हांट ऑफ लोअर क्लास एंड क्रिमिनल, किस हिन में जो है लोअर क्लास और क्रिमिनल रहते थे? तो ये इनका नाम है पीटर्स फिंगर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो
प्लॉट किया जाता है स्कीमेटिक राइट का, वो यहीं पे किया जाता है। जो उसमें पब की बात की जाती है वो यही है, पिंटर्स फिंगर। काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। वाई डज हेंचर लाई टू न्यूसन अबाउट एलिजाबेथ जेन? एलिजाबेथ जेन से के बारे में क्यों न्यूसन से झूठ बोलता है? क्योंकि इसको डर लगता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो अपनी लाइफ में बर्बाद हो गया था। इसीलिए कहते हैं लोग को साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। अगर थोड़ी भी एलिजाबेथ जेन बदले की भावना न रखती, समझदारी दिखाती, तो उसको सोचना चाहिए था कि उसने क्यों झूठ बोला। क्योंकि अभी एलिजाबेथ जेन उसको मानने लगी थी, ये भी एलिजाबेथ जेन को अपनी बेटी की तरह मानने लगा था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया था। तो इस समय उसका साथ दे कौन रही थी? एलिजाबेथ जेन ही साथ दे रही थी। लेकिन फिर होता क्या है कि जब ये न्यूसन से झूठ बोल देता है और फिर ये चला भी जाता है डर के मारे। तो सोचना चाहिए भाई ऐसा इसने क्यों किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वाई डज हेंचर्ड लाई टू न्यूसन अबाउट? क्योंकि इसे डर लगता है कि कहीं ये खो न दे। इसकी पत्नी जा चुकी थी इस दुनिया में, इसका पूरी प्रॉपर्टी जा चुका था, ये बर्बाद हो चुका था। तो इसको ये लगता है कि अब मेरे पास एक ही नाम मात्र चीज कोई बचा है, तो एलिजाबेथ जेन बची। तो ही फियर्स लूजिंग हिज ओनली रिमेनिंग कंपेनियन। आगे बढ़ते हैं। और चूंकि इसकी जो लबर थी वो भी इसको छोड़ देती है, तो इस तरह से बहुत दुखी था बेचारा। आगे, हाउ डज हेंचर्ड इंटरप्रेट द करेक्टर इज फेट? हेंचर्ड की नजर में करेक्टर इज फेट जो है, इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझते हैं? तो ही बिलीव्स हिज ओन पर्सनालिटी फ्लॉज ड्राइव हिज डेस्टिनी। जो उसकी खुद की पर्सनालिटी है वो उसकी डेस्टिनी को इस तरह से लेकर आई है। ठीक है, इसीलिए अंत में वो किसी से मिलना नहीं चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट जॉब डज जोशुआ जॉब अप्लाई फॉर इनिशियली? यही वाला कौन फैक्टर। कौन फैक्टर, तो ये कौन फैक्टर याद रखिएगा। सबसे पहले जोशुआ चाहता था कि उसे मिले वो, लेकिन यही जॉब किसको मिल जाता है? फारफ्रे को मिल जाता है। व्हाट डज हेंचर्ड राइट इन हिज विल? अपने विल में क्या लिखता है? तो सबसे मेन लाइन यही है, नो मैन रिमेंबर हिम। उसको कोई याद ना रखे। आगे बढ़ते हैं। विच सिंग्स हु सिंग्स टू द लोकल्स एट द थ्री मैनेजर्स, ठीक है, चार्मिंग देम। ठीक है, ये एक्चुअली जो डोनाल्ड फारफ्रे था ये बहुत स्मार्ट पर्सन है, इसको गाना गाना भी आता है। तो ये जो है लोगों को गाना गा के भी सुनाता है। इसका एक फेमस स्कॉटिश सॉन्ग है, द लैंड ओ द लियल। ठीक है, तो ये गाना भी सुनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, गाना बहुत अच्छा गा लेता है तो लोगों को बड़ा पसंद आता है। what happens to the love letter sent to Pop to return to Lucetta? जो ये पॉप को लेटर देते हैं लुसेटा को देने के लिए, उसके साथ क्या होता है? तो जॉब जो है रीड्स देम अलाउड एट इन, वो इन में ही सबके सामने पढ़ देता है उसको। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ जेन एंड लुसेटा? क्या दोनों के बीच में रिलेशन है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये दोनों फारफ्रे के लिए राइवल थे, क्योंकि दोनों फारफ्रे से प्यार करते थे। ठीक है, दोनों साथ में ही रहते थे, लेकिन फारफ्रे से दोनों का प्यार था। इन विच मैगजीन वाज द मेयर ऑफ द कैस्टरबरी सीरियलाइज्ड? किस मैगजीन में मेयर ऑफ द कैस्टरबरी सीरियलाइज्ड होता है? तो ग्राफिक में होता है। व्हाट डज द क्लोज डोर रिप्रेजेंट व्हेन हिंचार्ड विजिट एलिजाबेथ जेन एट द एंड? ये काफी इंपॉर्टेंट है। एलिजाबेथ जेन इनसे बहुत नाराज होती है और फिर अपना दरवाजा बंद कर लेती है इनके मुंह पे। तो ये दिखाता है कि एलिजाबेथ जेन जो है इसको पूरी तरह से जो है हिज एक्सक्लूशन फ्रॉम सोसाइटी एंड फैमिली, मतलब अभी तक तो सोसाइटी से तो एक तरह से इसको हटा ही दिया गया था, लेकिन अब इसकी फैमिली से भी इसका एक्सक्लूजन हो गया। उसने भी बताइए कि बाप, एक बेटी अपने बाप के मुंह पे दरवाजा बंद कर ले रही है, उसकी गलतियों की ये सजा दे रही है। ठीक है, तो इस तरह ये वहां से चला जाता है और अपने आइसोलेशन को मान लेता है कि अब इसका दुनिया में कोई नहीं है। हु सेज हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन? बहुत बेहतरीन लाइन है। ये वास्तव में कौन कहता है? ये नरेटर ही कहता है। ठीक है, तो हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है आपका नावल खत्म होता है। आप लोग दिल और मन से बताइएगा, अब आप लोग मेरे ख्याल से कितने नंबर पा, आप लोग बताइए 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं? मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि हमने सारी चीजें जो है आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। जो हम आपको प्लॉट करवा रहे थे, जो कैरेक्टर बता रहे थे, हमने उसी समय सारी बात बता दी। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। दिल और मन से बताइए, एकदम पक्का समझ में आ गया सभी को? मजा आया आप लोग को? और ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, एक बार फिर से मैंने आपके दिमाग में, आपके जेहन में डालने की कोशिश की। मैं चाहता तो इसको 10-20 मिनट में पढ़ा देता, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब आप इतना ही मेरे ऊपर अपना जीवन लगा दिए हैं, सोच लिए कि गुरुजी हमारी नैया पार कराएंगे, तो हम भी कुछ बढ़िया से ही करा देते हैं आपको।
और अगर आप में से कोई भी जो है अगर अगर किसी को याद ना हो तो फिर मन से सारे लोग को सुनना चाहिए, मन से ही सारे लोग सुनना है ना। इन वाला तो एकदम क्लियर हो गया, इन वाले में कंफ्यूजन था। दोनों इन समझ गए ना। एक इन कहाँ है जहां पे प्लान किया जाता है स्कीमेटी राइड का, उस इन का नाम बताइए, फिर से बताइए। स्कीमेटी राइड को कहाँ पे प्लान किया जाता है? किंग हाई। बहुत अच्छा जी। और वो इनका नाम बताइए, उस जगह का नाम बताइए जहां पे सूसन पहली बार देखती है। तीन प्लेस है, एक जगह वो पहली बार देखती है किसको? मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज को। और उस जगह का नाम बताइए जहां पे ये सीक्रेटली एक दूसरे से मिलते हैं। तो किंग्स इन में वो पहली बार देखती है, जो रॉयल प्लेस है, ठीक है। और उस जगह का नाम बताइए जहां पे वो बार बार मिलती है। हाँ, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग चल रहे हैं। सभी को बहुत बधाइयाँ। अब आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। कोई रोक पाएगा क्या आप लोग को कुछ बेहतर करने से? नो बडी कैन स्टॉप यू। ठीक है, अब आप लोग बहुत आगे बढ़ गए। दूसरे बच्चे आप लोगों से बहुत पीछे चल रहे हैं। हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।